हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आई होप आप लोग लास्ट मोमेंट की तैयारी कर रहे होंगे, यूजीसी नेट के पेपर 2 की तैयारी खासकर। तो आप लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि शिप्रा मैम लास्ट 30 डेज की तैयारी कैसी होनी चाहिए, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें रिवाइज करना चाहिए, वो कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हमें कम ध्यान देना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब टाइम तो बिल्कुल आ गया है कि आप रिवीजन पर ध्यान दें। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि देखो ये इकोनॉमिक्स है, इसको आप पूरी तरह से रट नहीं सकते। इसके 80% पोर्शन को आपको समझना पड़ता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट करें। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने अभी तक जितना भी नोट्स बना के रखा है या जितने ग्राफ्स बनाए हैं, आप उनको ओपन नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, अब आप लिखने की प्रैक्टिस करो। कोई भी टॉपिक, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे फेवरेट टॉपिक कौन सा है, आप हर एग्जाम में देखते हो, प्रोडक्शन चैप्टर। एग्जामिनर प्रोडक्शन चैप्टर से तो क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। तो सबसे हाईलाइटेड टॉपिक आपका क्या रहना चाहिए, प्रोडक्शन चैप्टर। प्रोडक्शन चैप्टर के ग्राफ को, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन, उससे रिटर्न टू स्केल, इन सब से सवाल जरूर आते हैं। परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो चैप्टर है, तो उसमें आपको एक ग्राफ, मैंने ऑनलाइन भी इसको बताया है और मैंने ऐप पर भी इसको पढ़ाया है स्टूडेंट्स। में हमेशा सबसे बोलती हूँ कि आप इस ग्राफ को खुद से बनाने की प्रैक्टिस करें। इस ग्राफ को अगर आप खुद से बनाने की प्रैक्टिस करते हो तो अभी आप जो जहां पर भी थोड़ा सा मिस करते हो, जो चीजें आप भूलते हो, वही आप एग्जाम में भी भूलोगे, वही आप एग्जाम में भी अटकोगे। तो अभी आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए इन लास्ट 30 डेज में, कि माइक्रो के जितने डायग्राम्स हैं उन सभी को बना करके और उस पर लिखने की कोशिश करो। ठीक है। सबसे बड़ा जो मैं आपको बताऊंगी, थंब रूल यही बताऊंगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सारे ग्राफ पर आपका कमांड होना चाहिए, क्योंकि माइक्रो के 70% क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड होते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन के बाद अगर दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो है मार्केट। और मार्केट में भी ओलिगोपोली, जियोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन 3 मार्केट से ज़्यादा सवाल देखे गए हैं। ठीक है। खासकर जियोपोली चैप्टर जो है, जियोपोली चैप्टर से भी बहुत सवाल आते हैं, ओलिगोपोली से भी सवाल आते हैं। तो आपको उसको क्या करना है, उसमें डायग्राम कम है। अब आप बोलोगे मैम उसमें तो डायग्राम कम है, हम मार्केट का रिवीजन कैसे करें। तो मैंने ऑनलाइन एक आप लोगों को इसमें पढ़ाया है, आप लोगों को स्क्रॉल करके देखना। मार्केट, सारे मार्केट को मैंने एक वीडियो में कवर किया है। कौन सा मार्केट क्या है, किस मार्केट में वस्तु कैसी होती है, किस मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। खासकर प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत का निर्धारण सारे मार्केट्स में किस तरीके से करते हैं, वो एक वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है, आप उसको भी सुन सकते हो। काफ़ी आप लोगों के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। और मार्केट में आपको क्या करना है, एक बार में जितने मार्केट हैं, परफेक्ट कंपटीशन से लेकर के मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जियोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन सभी को एक साथ में लिखने की कोशिश करिए। अगर हम वस्तु लेकर के चलें तो मोनोपोली में कैसी वस्तु होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसी वस्तु होती है, ओलिगोपोली में कैसी होती है, इन सभी को आपको एक साथ लेकर के चलना है। प्राइस डिटर्मिनेशन सारे मार्केट में कैसे होता है। उसके साथ ही साथ आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि सारे मार्केट में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चंस इससे भी आते हैं, है ना। और खासकर आप ओलिगोपोली और जियोपोली का चैप्टर, इसको बहुत अच्छे से कर लो। इन दोनों से सवाल बहुत बार आए हैं। और इसमें आपको क्या हेल्प करेगा, इसमें आपको जो यूजीसी नेट के द्वारा पिछले 5 साल के सवाल आप उठा लीजिए, और वो 5 साल के सवाल आपको एक डायरेक्शन दे देते हैं। अब क्वेश्चन बैंक का टाइम आ गया है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ स्टूडेंट की लास्ट मोमेंट में और ज़्यादा क्वेश्चन भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक को मैं साथ लेके चलने की बात कहती हूँ। लास्ट मोमेंट में थोड़े बहुत सवाल आप इस पर देख लीजिए। 5 साल के क्वेश्चंस को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको ये खुद ही अंदाज हो जाएगा कि किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल आए हैं। ठीक है। क्योंकि अब तक आप थोरो पढ़ चुके हो माइक्रो को, लेकिन अब क्वेश्चन बैंक से आपको ये देखना है कि कौन सा चैप्टर है जिससे सवाल ज्यादा है, कौन सा चैप्टर है जिससे सवाल कम है। तो जिन चैप्टर से, जिस पोर्शन से सवाल बहुत ज्यादा आए हैं, उनको आपको पहले करना है। ठीक है। तो माइक्रो में तो जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप फॉलो करें।
अब मैं आ जाती हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी सवाल आते हैं, खासकर मैक्रो के मैथ। y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन माइनस एक्स। ठीक है, तो इसी एक फॉर्मूले पर सारे मैथ बनते हैं। आप लोगों को मैंने ऑनलाइन भी मैथमेटिक्स बताया है, मैक्रो का न्यूमेरिकल्स बताए हैं, उनको भी आप देख सकते हो, उनको भी फॉलो कर सकते हो। तो ये जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है ना, इसमें खासकर मल्टीप्लायर का मैथ, ठीक है, मल्टीप्लायर में भी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का मैथ आप पक्का देख लो, उससे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, और टैक्स मल्टीप्लायर में भी स्टूडेंट दो तरह के मल्टीप्लायर होते हैं, है ना। एक लमसम टैक्स जब लगता है तब किस तरह से मल्टीप्लायर काम करता है, एक जब प्रोपोर्शनल टैक्सेशन होता है तब किस प्रकार से मल्टीप्लायर काम करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये दो चीजें आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अब तक आप लोग देख चुके हो कि कंजम्पशन हाइपोथेसिस से सवाल आते हैं, मैचिंग वाले सवाल आते हैं, ठीक है, कि अब्सोल्यूट जो कंजम्पशन हाइपोथेसिस है वो किसका है, रिलेटिव कंजम्पशन हाइपोथेसिस किसका है, परमानेंट इनकम हाइपो। तो इस तरीके से जो हाइपोथेसिस और उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं ये मैच करने को आता है, कभी कभी ईयर मैच करने को आता है, किस साल में ये हाइपोथेसिस आया था। इसके साथ ही मल्टीप्लायर से तो मैथ आते हैं, मल्टीप्लायर आपने देखा होगा, उससे मैथ्स बहुत आते हैं, खासकर फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर एंड टैक्स मल्टीप्लायर। उसके बाद स्टूडेंट आप आ जाओ मॉनेटरी पर। मॉनेटरी को हम करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ते हैं, है ना। तो खासकर जो मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट आई है इस बार की, उस मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट को एक बार रीड कर लीजिए। और मॉनेटरी पॉलिसी के रिपोर्ट में जो जो स्टैंस आरबीआई के द्वारा लिया गया है, अकोमोडेटिव स्टैंस है या हॉकिस स्टैंस है, पहले तो आप देख लो स्टैंस होते क्या है, क्योंकि अकोमोडेटिव स्टैंस की बहुत चर्चा न्यूज में रही है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आरबीआई के द्वारा जो अकोमोडेटिव स्टैंस की बात की जाती है वो क्या है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है। क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं कि रेपो रेट को लगातार बढ़ाए रखने के पीछे क्या कारण था, क्यों लगातार रेपो रेट बढ़ा रहा, रिवर्स रेपो रेट को अगर बढ़ा के रखा जाता है तो उसके क्या इंपैक्ट होते हैं। और साथ ही साथ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही मनी मार्केट में जो भी चेंजेस हुए हैं, है ना, मनी मार्केट में जो भी चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस भी आपको याद रहने हैं। और मॉनेटरी की मैं बात करूं स्टूडेंट, तो आरबीआई से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको मॉनेटरी पॉलिसी से आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, और देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन को मैं जब भी पढ़ाती हूँ स्टूडेंट, तो मैं मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स तीनों मिला के बात करती हूँ। तो जो आप इंटरनेशनल में पढ़ते हो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, है ना, जो आरबीआई के द्वारा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस यूज किया जाता है, ठीक है, जो आप मंडल फ्लेमिंग मॉडल पढ़ते हो, साथ ही साथ ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इन तीनों को इकट्ठा पढ़िए, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, साथ ही साथ मंडल फ्लेमिंग मॉडल किस प्रकार से इंटरेस्ट रेट की बात करता है, इन तीनों को मिला करके एक बार देख जाइए। और देखने के बाद, पढ़ने के बाद, जो भी वीडियो आप सुन रहे हो, वीडियो सुनने के बाद वीडियो को बंद कीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर आरबीआई के द्वारा सिक्योरिटीज का सेल किया जाता है तो मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर आरबीआई के द्वारा सिक्योरिटीज को परचेज किया जाता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद मॉनेटरी के बाद हम किस पे आ जाएं, जिससे ज़्यादा सवाल आते हैं, इकोनोमेट्रिक्स, माय फेवरेट टॉपिक इकोनोमेट्रिक्स। मैं बड़े मन से पढ़ाती हूँ इकोनोमेट्रिक्स को क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। एंड स्टूडेंट आप लोगों को भी मैंने ऑनलाइन भी बहुत कराया है, ओएलएस मॉडल कराया है। तो देखो इकोनोमेट्रिक्स में जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसकी मैं बात करूँ तो आइडेंटिफिकेशन मॉडल, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एंडोजिनस फंक्शन क्या होता है, एक्सोजिनस फंक्शन क्या होता है ना, बहिर्जात समीकरण क्या है, अंतर्जात समीकरण क्या है, पहचान की समस्या क्या है, ठीक है। उसमें आप डार्विन वाटसन टेस्ट भी पढ़ते हो। कुछ चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि आपके सिलेबस में बहुत सारे टेस्ट दिए नहीं गए लेकिन सवाल आते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसका वो इंटीग्रल पार्ट है, आपको उसको पढ़ना ही है। जैसे अगर मैं बात करूँ आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम की, जो आपके यूजीसी नेट में मैथमेटिकल और इकोनोमेट्रिक्स का जो पोर्शन है,
एक चैप्टर है आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, एक चैप्टर है आपका साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो युगपत समीकरण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं युगपत समीकरण हो या पहचान की समस्या हो, ये सारे चैप्टर्स एक है। ठीक है, तो इसमें आपको आगे जब आप पढ़ोगे इसको, इसमें आपको एक्सोजिनस वेरिएबल, एंडोजिनस वेरिएबल, डार्विन वाटसन टेस्ट, टेस्ट ऑफ एंडोजिनिटी, ये सारी चीजें आती हैं। तो इनको करने के साथ साथ आपको ये टेस्ट भी पढ़ना है ना। तो बहुत सारे आप एग्जाम में देखते होगे कुछ ऐसे टेस्ट आते हैं जो आपको लगता है कि ये हमारे सिलेबस में था नहीं, एंड आपके बहुत मैसेजेस आते हैं कि मैम इस क्वेश्चन को क्लेम करना है क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है, आपके जो चैप्टर्स हैं ये उसका इंटीग्रल पार्ट है ना। तो इकोनोमेट्रिक्स को काफ़ी डिटेल में करने की चीज़ें, और जो मैं आपको बता रही हूँ उसको एक बार आप पढ़ना ज़रूर। इकोनोमेट्रिक्स में आपको बताऊँ तो कोई बहुत ही अच्छी बुक हिंदी में तो नहीं है, इंग्लिश मीडियम में तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में स्टूडेंट मैंने अपना एक कोर्स डाला हुआ है मैथमेटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैट, इन तीनों का एक कॉम्बो भी डाला हुआ है। आप मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर उसको देख सकते हो। दूसरा, इकोनोमेट्रिक्स में बोलूँ कि आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग से सवाल आते हैं, है ना, अल्फा बीटा ये सारे, कि आपको जितनी सारी टेस्टिंग है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो एरर होते हैं, है ना, एरर क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। और मैथमेटिकल पोर्शन में आ जाओ तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है एपी और जीपी का, इसकी हेल्प आपको आपके पेपर 1 में भी मिलती है, जहां पर आपको सीरीज बनाने के लिए आता है। ठीक है, सम ऑफ सीरीज, और कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका सम आपको दिया रहता है। तो एपी और जीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बोथ आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो इससे जब आप इसको बनाओगे, इसमें कुल मिला के 6 आपको ऐसे फॉर्मूलाज हैं, ओनली 6 फॉर्मूलाज आर देयर, उसको आप कर लीजिएगा तो एपी और जीपी के मैथ काफी इजिली बन जाते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स आप लोगों ने पूछा है मैम मैथ इकोनोमेट्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डिटर्मिनेंट का मैथ आता है, साथ ही साथ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। हमने ट्रेंड देखा है स्टूडेंट, ट्रेंड मैं देखती हूँ पिछले सवाल कैसे आते हैं, तो अब डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मैथ्स आने लगे हैं। अभी तक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का हम इम्प्लीकेशन पढ़ते थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरह से डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं, है ना। कंज्यूमर सरप्लस का अगर आपको कोई कंज्यूमर सरप्लस का कोई मैथ आ गया तो उसमें आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज है, या मार्केट का कोई मैथ आ गया कि वो क्वांटिटी निकालिए जहां पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाए, उसमें डिफरेंशिएशन का यूज है। तो हम अभी तक यूज पर ऐसे सवाल आते थे कि हम डिफरेंशिएशन को और इंटीग्रेशन को कहाँ यूज कर रहे हैं। अब डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो ईजी है, जो बेसिक फॉर्मूला है उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मैंने बताया है ए एक्स एन रहता है तो ए एन एक्स एन माइनस 1, है ना। इसी तरह से इंटीग्रेशन का भी जो बेसिक फॉर्मूला है उसको आप बनाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको जो बताई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया एपी जीपी कर लेंगे, मैट्रिक्स के कुछ मैथ बना लीजिए। डिफरेंशिएशन से इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पहले मैं बोलूंगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार देखा गया है। डिटर्मिनेंट भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी कर लेंगे। अब हम इसके बाद आ जाते हैं स्टैट पर। स्टैट के लिए मैं आपको बोलूंगी कि बहुत बड़े बड़े मैथ नहीं बनाइए। स्टैट में ज़्यादातर सवाल देखे गए हैं आपको सेंट्रल टेंडेंसी से, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से, माध्य माध्यिका बहुलक के बीच में जो रिलेशन है उससे मैथ पूछे जाते हैं। तो आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो उसको ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये सोच के पढ़ लेना कि शिप्रा मैम ने बोला है इससे मैथ आने वाला है। ठीक है, और देखा है मैंने हमेशा कुछ पूछे ना पूछे इन तीनों के रिलेशन से, मीन मीडियन मोड के रिलेशन पर मैथ जरूर रहता है। तो ऐसे छोटे छोटे मैथ को ध्यान दीजिएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी मैथ रहता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड रिग्रेशन, तीनों का जो आपस में संबंध है उससे भी मैथ रहता है, लोगों ने देखा होगा ना। तो इस तरह के मैथ आते हैं। स्टैटिस्टिक्स में जितने फॉर्मूलाज दिए हुए हैं उन फॉर्मूलाज को लिखना शुरू कर दीजिए। आप बोलोगे मैम फॉर्मूला को रटना पड़ेगा क्या? बिल्कुल रटना पड़ेगा। एक दो सवाल आप देखिए तो फॉर्मूला में आई किस चीज को बताता है, ऐसे भी सवाल आए हैं। ठीक है, तो फॉर्मूलाज को लिखना शुरू कीजिए। फॉर्मूलाज को लिखने के बाद छोटे छोटे मैथ बनाने, खूब बड़ा हमें मैथ ग्रेजुएशन टाइप से तैयारी नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है।
है ना। अभी रात रात बैठ करके बड़े बड़े मैथ बनाओगे, टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। और स्मार्ट स्टडी करोगे तो आप देखना बहुत ही अच्छे से यूजीसी नेट आपका निकल जाएगा। एंड ये सोच करके पहले तो अपने अंदर ये विश्वास लाइए कि इस बार मुझे नेट को किसी तरह क्लियर करना है, क्योंकि नेट इज अ डिग्री। इस डिग्री को जितनी जल्दी अर्न कर लीजिए, आगे बहुत स्कोप खुल जाते हैं, है ना। अच्छा, अब स्टार्ट के बाद मैं आपको आ जाऊँ इंटरनेशनल पर। इंटरनेशनल में सबसे पहले तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड के जो भी थियरीज हैं उनके राइटर्स के नाम आप देख लो। मैच करने वाला सवाल आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, है ना। कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, करंट अकाउंट में क्या जाएगा, आपको ये बहुत क्लियर रहना है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है। डेवलपमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और मैं इसको हमेशा बताती हूँ कि स्टोरी की तरह से पढ़ जाओ। एडम स्मिथ ने क्या कहा, रिकार्डो ने क्या कहा, ठीक है। रिकार्डो के बाद रोस्टोव की थियरी क्या है, कौन कौन से स्टेजेस की बात कही है। अब आप देखोगे डेवलपमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। डेवलपमेंट से आपको बहुत ही इम्प्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई थियरी दे दी जाती है, किस किस राइटर का ये कहना था, है ना, कौन कौन से अर्थशास्त्री थे जिनका ये सोचना था। बिकॉज डेवलपमेंट क्या है, थॉट्स हैं उनके, उन्होंने जो अपनी अपनी थियरी बनाई। तो इससे आपस में कंपैरिजन करके सवाल आते हैं। वेज फंड थियरी किसने दी थी, किसने उसका समर्थन किया था, इस तरीके के सवाल आते हैं। डायरेक्ट सवाल अगर मैं बोलूँ तो हैरेट डॉमर से डायरेक्ट सवाल आते हैं, मैथ भी आता है। सोलो के मॉडल से भी मैथ आता है, उससे डायरेक्ट सवाल आते हैं, ठीक है। तो जिससे जिससे डायरेक्ट सवाल आते हैं उनको आप बहुत ही बढ़िया से कर जाइए। इनफैक्ट डेवलपमेंट बिल्कुल एक कहानी की तरह पढ़ जाइए। हर चैप्टर दूसरे से आपको कनेक्टेड दिखेगा। एडम स्मिथ पढ़ोगे तो आपको लगेगा रिकार्डो ने आके उसमें कुछ ऐड कर दिया। लुइस का अगर आप पढ़ते हो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, तो उसके बाद आप पढ़ोगे फायर एनिश ने बताया कि भाई जब लेबर को शिफ्ट करेंगे मार्केट से, एग्रीकल्चर से अगर इंडस्ट्री में, तो किस तरह से इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट होगा। तो हर चैप्टर आपको एक दूसरे से रिलेटेड लगेगा। एक चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं मिस नहीं कर सकती, वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जो कैपिटल की उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल बताया, जो पूंजी की संरचना बताई है, उससे सवाल आते हैं, बहुत बार आए हैं। कार्ल मार्क्स इज वेरी फेवरेट चैप्टर, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स को अच्छे से करिए। पढ़ना तो सब है, लेकिन जो रिवाइज करने पर आप जिस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दो, कार्ल मार्क्स का चैप्टर है, रॉबिन्सन का चैप्टर है, इसके साथ ही साथ जो दो मैंने बोला सोलो, हैराडोमा, इन पर बहुत ध्यान देंगे। और क्या बच गया, पर्यावरण अर्थशास्त्र से भी सवाल आते, थोड़े बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। उसको एक बार पढ़ जाना। पर्यावरण में अभी कौन सी बैठक हुई थी, ठीक है, कॉप की जो बैठक होती है उन सबको देख जाइएगा। और ये सारा हो गया पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में देखो, पब्लिक फाइनेंस से खासकर टैक्सेशन का चैप्टर है, बजट का चैप्टर है, बजट के प्रकार, घाटा, डेफिसिट, डेफिसिट का जो फॉर्मूला है, कौन से डेफिसिट को क्या कहेंगे, फिस्कल डेफिसिट में क्या इंक्लूड होगा, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने ले लेनी है। और जो भी का बजट आया था, बजट को तो स्टूडेंट बिल्कुल एक एक पॉइंट उसका रट लीजिए। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट से सवाल आएंगे ही। और काफ़ी मैं कहूँ तो बजट से आपको डाटाज भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फॉरेन ट्रेड के जो अभी के डाटाज हैं वो आपको गवर्नमेंट के साइट पर मिल जाएंगे। फॉरेन ट्रेड अभी कैसा चल रहा है, कितने डेफिसिट में हम हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट कैसा चल रहा है, कौन सी वस्तु है जिसका हम निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं, कौन सी वस्तु है आयात ज़्यादा कर रहे हैं, ये सब अपडेटेड पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आई होप मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी है। और इसके साथ अब तो कुछ बच गया ना, माइक्रो मैंने बताया, मैक्रो बता दिया, इंटरनेशनल हो गया, पब्लिक फाइनेंस, डेवलपमेंट, पर्यावरण अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, सांख्यिकी के साथ इकोनोमेट्रिक्स हो गया, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो गया। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ही बढ़िया से करना है। और इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के एक दिन में मुझे 500 से ज़्यादा मैसेजेस मिलते हैं स्टूडेंट, एंड सारे मैसेजेस को मैं 1-to-1 रिप्लाई नहीं कर पाती। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आप लोगों के लिए एक शिप्रा मैम है, मेरे लिए आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में मिला लूँ, मेरे ऐप पर 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, और अलग से आप लोग भी 5,000 मेरे यूट्यूब के फॉलोअर हो, तो
इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा मैं लाइव आकर के आप लोगों को आपकी क्वेरीज का जवाब दूं। और ऐसे इमोशनल होकर आप मैसेज करते हो कि आई एम डिसअपॉइंटेड मैम, आप जवाब नहीं दे रहे हो, तो मुझे भी बुरा लगता है। क्योंकि जब हम भी पढ़ाई कर रहे होते थे तो हमें लगता था बस टीचर एक बार हमें ये बता दे कि हमें करना क्या है, क्योंकि मेहनत तो हमने करनी होती है, इस वक्त भी मेहनत तो आपको करनी है, ठीक है। लेकिन हमारे बोलने का आप पे इम्पैक्ट पड़ता है। एंड बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने मैसेज किया है कि मैम आप बोल देते हो तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। तो आई एम ब्लेस्ड अगर मेरे बोलने से आपको मोटिवेशन मिलती है। एंड मैं हमेशा जो सही चीज़ होगी वही मैं गाइड करूँगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई क्रैश कोर्स ले लीजिए मेरा, आप क्रैश कोर्स ले लोगे 30 दिन में आप पूरा, नहीं, क्रैश कोर्स वॉन्ट हेल्प। अभी कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना, अभी टाइम आ गया है कि जो आपने पढ़ा है उससे आप क्वेश्चन बनाना शुरू करो, ठीक है। मैं कभी आपको गलत डायरेक्शन में नहीं भेजूंगी कि क्रैश कोर्स को, क्रैश कोर्स क्या होता है, आपने जो पढ़ा है उसको लिखना शुरू करो, एक एक टॉपिक को लिखना शुरू करो, एक एक टॉपिक पे 2-4, ज़्यादा सवाल में नहीं जाना। और बहुत सारे क्वेश्चन बैंक को फॉलो मत कीजिए। यूजीसी नेट ने जो आपसे सवाल किया है पिछले 5 साल का, उसको बनाइए, आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि कौन से चैप्टर पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। इस 30 डेज की स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए स्टूडेंट। 30 डेज में लग जाइए एंड सैम्पल क्वेश्चंस आप बना सकते हो। और जो चैप्टर आपको लगता है कि भाई यूजीसी नेट ने इससे बहुत सवाल किया है, कुछ तो मैं बता चुकी हूँ, कुछ आपको खुद ही समझ में आएगा, तो उसको 2 बार 3 बार रिवीजन करके एग्जाम में जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। और ये एक डिग्री है, इसको जल्दी हासिल करना है, इसके बाद रास्ता बहुत लंबा है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।